गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आप लोगों को 9th की फिजिक्स में गति के समीकरणों का उपयोग करते हुए आंकिक प्रश्नों को हल करना सिखा दिया गया है। इसमें पहला समीकरण कैसे उपयोग किया जाता है आपको बताया गया। औसत त्वरण कैसे ज्ञात किया जाता है आंकिक प्रश्न के सहारे से हल करके बताया गया। गति के दूसरे समीकरण का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं ये भी आपको बता दिया गया। लेकिन आपको गति के समीकरणों में जो तीसरा समीकरण है उसको कहाँ और कब हल लगाते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं ये चीज़ अभी नहीं सिखाई गई। तो एक प्रश्न लेते हैं, उस प्रश्न के आधार पर हम आपको गति के तीसरे समीकरण का उपयोग बता देते हैं। तो तीसरे समीकरण का उपयोग करने के बाद दो एक सवाल और जो भी होंगे हम आपका देख लेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर आपका चलेगा अगली कक्षाओं से। तो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं हम अपनी पुस्तक से। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 14। और वो क्वेश्चन है कि एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है। एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है ब्रेक लगा देने पर उसमें 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न हो जाता है। उसमें 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न हो जाता है। मंदन उत्पन्न हो जाता है तो कितने समय पश्चात कार ठहर जाएगी? तो कितने समय पश्चात कार ठहर जाएगी? तथा ब्रेक लगाने पर ठहरने से पहले वह कितनी दूरी चलेगी? तथा ब्रेक लगाने पर ठहरने से पहले वह कितनी दूरी चलेगी? ये आपका प्रश्न है। अब देखिए चीजें दी क्या क्या गई हैं। पहला चीज दिया गया है कि ये कार का प्रारंभिक वेग है। तो क्या करेंगे? u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड, यहां से हल है। फिर क्या कह रहे हैं? देखो यहां लिखा है मंदन। मंदन का मतलब क्या होता है? आपको पढ़ाया गया था कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसी ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। तो इसका मंदन माने ऋणात्मक त्वरण, यानी a बराबर -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। v बराबर 0 क्योंकि वो रुक जा रहा है। तो t बराबर क्या? ये पहला वाला प्रॉब्लम हुआ, हाफ पार्ट। तो जब हमको u पता है, a पता है, v पता है, t निकालना है तो हम कौन सा समीकरण लगाएंगे? प्रथम समीकरण से। तो गति के प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा? गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस 80। तो v का मान क्या हो गया? 0।
u का मान कितना है, देखो u का मान दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड और u प्लस a का मान क्या है -4 और गुणे t का मान क्या है निकालना है। तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया 0 बराबर 20 ऋण 4t, पक्षांतर कर दीजिए। तो जब पक्षांतर करेंगे तो ऋण चिन्ह इधर आएगा तो धन हो जाएगा, 4t बराबर क्या हो गया 20 के t बराबर हो गया 20/4, 4 पंजे 20 बराबर हो गया 5 सेकेंड। ओके, अब देखो हमारे पास अब s निकालने का दो तरीका है। दूसरे समीकरण से भी हम s निकाल सकते हैं और तीसरे समीकरण से भी s निकाल सकते हैं। तो पहले हम गति का तृतीय समीकरण अभी तक प्रयोग नहीं किया, इसलिए गति के तृतीय समीकरण से, तो गति के तृतीय समीकरण से क्या हो जाएगा v² बराबर u² प्लस 2as। अब ध्यान दीजिएगा v² माने v अंतिम 0 हो गया, u² माने 20 गुणे 20 और प्लस 2 a का मान -4 और इंटू s, यानी 20 विषयिया में 400 ऋण 4 दूनी 8s। पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो गया ऋण 8s बराबर, सॉरी जब इधर लाओगे तो ऋण चिन्ह खत्म हो जाएगा, ये हो गया 8s बराबर 400, तो s बराबर 400 बटा 8, 8 पंजे 40 शून्य बराबर 50 मीटर। ये आपका एक सवाल उत्तर ये आ गया और एक उत्तर टी निकालना था 5 सेकेंड। तो इसमें दो प्रश्न दिए गए थे कि यह कितना समय लेगा रुकने में और कितनी दूरी तय करेगा रुकते समय तक, ये कुल कितनी दूरी चल लेगा। तो आपको ये दोनों पार्ट आपके समझ में आ गए। गति का तृतीय समीकरण पहली बार आपने उपयोग किया कि गति के तृतीय समीकरण का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। ये द्वितीय समीकरण से भी आ सकता है, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर से, लेकिन ये आसान था, ऐसे आप लगा सकते हैं, गति के तीसरे समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। तो प्रश्न क्या था कि एक कार 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, ब्रेक लगा देने पर उसमें 4 मीटर प्रति सेकंड का मंदन उत्पन्न हो जाता है, तो कितने समय पश्चात कार ठहर जाएगी तथा ब्रेक लगाने और ठहरने के पहले वह कितनी दूरी चलेगी। ये सवाल आपका ऐसे हल होगा। ये 14वां क्वेश्चन था कुमार मित्तल की बुक से। अब इसी में से एक आध क्वेश्चन और ले लीजिए। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आप देख लीजिए। देखिए 12वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि एक पिंड का किसी क्षण वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। एक पिंड का किसी क्षण वेग एक पिंड का किसी क्षण वेग एक पिंड का किसी क्षण वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। 10 मीटर प्रति सेकंड है। और क्या कह रहे हैं 10 मीटर प्रति सेकंड है, उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण हो, उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण हो तो 11 मीटर चलने के बाद कितना वेग कितना हो जाएगा। तो 11 मीटर चलने के बाद वेग कितना हो जाएगा।
क्या करना है, किसी पिंड का किसी क्षण वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो प्रारंभिक वेग दे रखा है u बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद कह रहे हैं कि उसमें 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है, तो a बराबर दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर कह रहे हैं कि तो 11 मीटर चलने के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, तो s बराबर दे रखा है 11 मीटर और पूछ रहा है v बराबर क्या होगा। ये चीजें आपके सामने है। तो देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हमको u पता है, ये पता है, s पता है, तो अगर हम गति के तीसरे समीकरण को उपयोग में लाएं तो तीसरा समीकरण b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, कहीं भी इसमें t का पद नहीं है और मेरे पास भी कहीं भी t का पद नहीं है, तो हम इस तीसरे समीकरण का उपयोग करेंगे कि गति के तृतीय समीकरण से, तो गति के तृतीय समीकरण से क्या हो गया, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as रख दीजिए, तो हो गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर क्या दिया है 10 गुणे 10 प्लस 2a का मान है 2 और गुणे s का मान दे रखा है s बराबर 11। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो गया, v स्क्वायर बराबर हो गया, ये देखो 10 गुणे 10 100 धन 2 दुआएं 4 11 चौक 44, क्या हो गया v स्क्वायर बराबर हो गया 144। अब ध्यान दीजिए आप 12 गुणे 12 तो क्या होता है 12 दूनी 24 की 4 हाथ से लगा 2, 12 का है 12 2 14, यानी कि ये किसका वर्ग है 12 का वर्ग है। तो v बराबर हो गया अंडर रूट 144 या v बराबर हो गया 12 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहां एक चीज आपके दिमाग में आ सकता है कि जब किसी चीज का वर्गमूल का मान लिखा जाता है तो प्लस और माइनस दोनों लिखा जाता है, तो वेग जो होता है बेटा वो ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए ऋण चिन्ह हटा देते हैं और केवल धन चिन्ह लेते हैं। ये 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना शुरू कर देगा 11 मीटर की दूरी तय करने पर। यह सवाल आपका हो गया। अब मित्तल की किताबों से जो सवाल आपके आंकिक प्रश्नों में दिए गए थे वो हल हो गए। एनसीईआरटी की बुक में कुछ सवाल दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग जरा देख लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को जो इस बुक में दिए गए हैं उसको हम आपको बता देते हैं। आपके पास जो भी बुक है उसका क्वेश्चन हल करने का प्रयास कीजिए, जो नहीं आता है उसके लिए आप बात कीजिए, फोन कीजिए, आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई। प्रश्न है एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है?
हो सकता है? क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो उत्तर को उदाहरण से समझाइए। यदि हाँ तो उत्तर को उदाहरण सहित समझाइए। समझाइए, यह आपका प्रश्न है। देखिए, इसको आप कैसे हल कर सकते हो, आप इसको जरा सा ध्यान दीजिए। पहली चीज पूछ रहा है कि एक वस्तु कुछ दूरी तय करती है। पहले हम एक वृत्ताकार पथ के लिए इस बात को स्पष्ट कर लें कि मान लीजिए कोई वस्तु है जो इस वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है। अगर इस पथ की त्रिज्या स्मॉल r है तो एक चक्कर, जैसे मान लीजिए यहां से चली वस्तु और फिर ऐसे ऐसे टहलते हुए फिर यहीं पहुंच गई, तो इन्होंने पूछा है कि क्या विस्थापन शून्य हो सकता है? तो हाँ, विस्थापन शून्य हो सकता है। कैसे? मान लीजिए यहां से चलना प्रारंभ किया और एक चक्कर पूरा करके ये पुनः अपने इसी स्थान पर पहुंच गई, तो इसके द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी? 2πr हो जाएगी। ये तो चली गई दूरी हो गई, लेकिन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसलिए इस वस्तु का विस्थापन तो शून्य हो जाएगा, लेकिन चली गई दूरी 2πr होगी। मान लीजिए कोई वस्तु ऐसा है कि वो रेखा में ऐसे ए और बी बिंदुओं के बीच चल रही है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो यहां से ये वस्तु यहां से चली और यहां गई और पुनः वापस आकर के यहां पहुंच गई। अगर इनके बीच की दूरी l है तो वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 2l हो जाएगी। लेकिन चूंकि ये ए से ही चली थी और पुनः ए पर पहुंच गई, तो ए से चली और पुनः ए पर पहुंच गई, यानी कि इसके द्वारा चला गया जो विस्थापन है वह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई त्रिभुजाकार, कोई वर्गाकार पथ है, ऐसे देख लीजिए, कोई पथ है वर्गाकार ऐसे, और वस्तु यहीं ए बी सी डी, बिंदु ए से चलती है बी जाती है, बी से चलती है सी जाती है, सी से चलती है डी जाती है और डी से चल के ए पर फिर से पहुंच जाती है। तो अगर इसकी भुजा एक ए सेंटीमीटर की है तो ए सेंटीमीटर धन ए सेंटीमीटर धन ए सेंटीमीटर धन ए सेंटीमीटर, यानी कि इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई? 4a हो गई। लेकिन चूंकि यह ए बिंदु से चली थी और गति पूरा करके पुनः यह ए पर ही पहुंच गई, तो जब ए से चली पुनः गति करके ए पर ही पहुंच गई, तो मतलब क्या हुआ कि इसके द्वारा चली गई जो विस्थापन है वह शून्य हो गया, जबकि चली गई दूरी क्या हो गई? ए हो गई। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि हाँ, किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है यदि वह किसी भी मार्ग पर चले और चलते हुए जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था पुनः उसी स्थान पर आकर के पहुंच जाए। अब देखिए, एक एनसीईआरटी का एक प्रश्न और है कि एक एथलीट वृत्तीय पथ पर जिसका व्यास 200 मीटर है, एक चक्कर 40 में से लगाता है। ये क्या? अच्छा सॉरी, एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगा? विस्थापन क्या होगा? देखिए आप इस प्रश्न को, प्रश्न आपका है, हम प्रश्न लिख देते हैं। एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक में प्रश्न है, यह भी प्रश्न एनसीईआरटी बुक में ही था। कह रहे हैं प्रश्न है, एक एथलीट
एथलीट वृत्तीय पथ पर जिसका व्यास 200 मीटर है, 200 मीटर है, एक चक्कर 40 सेकेंड में लगाता है, एक चक्कर 40 सेकेंड में लगाता है। लगाता है 2 मिनट 20 सेकेंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगा? 2 मिनट 20 सेकेंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगा? कितनी दूरी तय करेगा? वह कितनी दूरी तय करेगा? उसका विस्थापन क्या होगा? उसका विस्थापन क्या होगा? देखिए इस प्रश्न को। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। पहली चीज दी गई है कि जो एथलीट चक्कर लगा रहा है वह एक वृत्ताकार पथ है और इस पथ का जो व्यास दिया गया है ये 200 मीटर है। ठीक है, तो D बराबर 200 मीटर, तो R बराबर क्या हो गया? D/2 बराबर हो गया 200/2 बराबर 100 मीटर। ठीक है, तो एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी ये बराबर हो गया 2πr बराबर हो गया 2 गुणे 22/7 या पाई ही रख दो, अभी हो सकता है काम बन जाए। 2 इंटू पाई और 2π और इंटू r 100, यानी कि ये बराबर हो गया 200 पाई मीटर। एक बार में ये चक्कर लगाता है। अब कह रहे हैं कि एक चक्कर का समय 40 सेकेंड है, तो एक चक्कर का समय ये बराबर 40 सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड, तो 2 मिनट 20 सेकेंड 2 मिनट 20 सेकेंड ये बराबर क्या हो गया? 2 मिनट यानी 20, 2 गुणे 60 घन 20 बराबर कितना हो गया? 6 दूनी 12, 120 धन 20 बराबर हो गया 140। तो 140 सेकेंड में वो कितने चक्कर लगाएगा? तो देखिए कैसे कैसे करेंगे। 40 सेकेंड में वो लगाया एक चक्कर, धन 40 सेकेंड में लगाया एक चक्कर, धन 40 सेकेंड में लगाया एक चक्कर, यानी एक चक्कर, दो चक्कर, 3 चक्कर हो गया। तो 4 दुनिया 8, 4 क्या 12, 120 और धन 20 सेकेंड में लगाएगा आधा चक्कर। यानी कि जरा ध्यान दीजिएगा आप, क्या किया इसने कि ये ऐसे चल रहा है, तो 40 मिनट में एक चक्कर लगाया, 40 में दूसरा लगाया, 40 में तीसरा लगाया और 20 में ये आधा लगा दिया। अब इस स्थिति में ये पूछ रहे हैं कि 2 मिनट 20 सेकेंड बाद वह कितनी दूरी तय कर लेगा, यानी कि चक्कर कितना लगाया? 1, 2, 3 और आधा, तो 3.5 चक्कर लगाया। तो 3.5 चक्कर माने इसमें 3.5 का आप गुणा कर देंगे, तो चली गई दूरी, यहां से ध्यान दीजिएगा ऊपर मिटा दे रहे हैं, तो हो गया एथलीट द्वारा चली गई दूरी
ये बराबर हो गया, देखो 200 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे देखो कितने चक्कर, 1 2 3 3.5, तो 3.5, ये 2 हो गया, 11 हो गया, ये बराबर हो गया 11 दूनी 22, 2200 मीटर, यानी कि ये कुल कितनी दूरी चल गया, 2200 मीटर दूरी तय किया। अब कह रहे हैं इसका विस्थापन कितना होगा, तो देखो इसका विस्थापन यही तो आ रहा है, और ये क्या है, b बराबर 200 और विस्थापन बराबर 200 मीटर। इस तरह से आप सवालों को लगाएंगे। तो 200 मीटर 700 पाई 2200 मीटर, सही है। सवाल इस तरीके से आप हल करेंगे। हमको लगता है कि अब सभी प्रकार के प्रश्नों का हल करना हो गया है। कोई ग्राफ का प्रश्न होगा तो उसको ग्राफी विधि से देख करके हल कर लेंगे। इस हफ्ते में आपको ये पूरा चैप्टर और इससे संबंधित न्यूमेरिकल अब तक कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगले हफ्ते में अगला चैप्टर आपको शुरू किया जाएगा और सिलेबस नोट करा दिया जाएगा कि सिलेबस में क्या परिवर्तन आया हुआ है। तो अगले हफ्ते में फिर आपकी हमारी मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।